morning students, welcome to class 9. Today we are going to start our new chapter of your political science. So today is a new day for you related to the SST because we are going to start our new subject of SST political science and also going to discuss the chapter number 1, the democracy in the contemporary world. First thing, what is democracy? ये चीज जानेंगे बच्चों। और बेसिकली अपनी लास्ट क्लास के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8 के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में और कई सारे जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग अपनी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि हम लोग आज अपना पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर आपका बहुत ही नया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डेमोक्रेसी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी, क्या होती है डेमोक्रेसी, कैसे वर्ल्ड के अंदर मोनार्क सिस्टम, डिक्टेटरशिप जैसे सिस्टम थे, किस तरह से इन सिस्टम्स को एंड किया गया और एक नया सिस्टम जो है गवर्निंग का वो रेगुलेट हुआ, जो कि आप देखिए बच्चों मोस्टली वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज को अगर हम छोड़ दें तो सब जगह हमको गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों डेमोक्रेसी होती क्या है, सिंपल वे में करें। ठीक है, क्योंकि आज हम चैप्टर के अंदर डेमोक्रेसी को बहुत ही डीप वे में समझने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एक सिंपल डेफिनेशन में समझा जाए तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो कहने का मतलब ये गवर्नमेंट का एक तरीका है, ये गवर्नमेंट का एक रूप है, एक फॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको उस देश की जनता इलेक्ट करती है। जैसा कि आप देखिए बच्चों, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा देश भारत, इंडिया जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो सिंपल सा अभी आपको माइंड में इतना ही रखना है कि एक ऐसी सरकार जिसके रिप्रेजेंटेटिव को जनता वोट देकर चुनती है, ऐसा सिस्टम डेमोक्रेसी कहलाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। क्लास 9 आप लोग हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द 3 आइडियाज टू द वर्ल्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को 3 नई चीजें दी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। तो डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप फ्रीडम की बात करें तो सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, है ना, और फर्टिलिटी का बात करें, ब्रदरहुड की बात करें, भाईचारे की बात करें, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। तो सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर वोट होते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद और लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, बस वही डेमोक्रेसी है। ये तो बच्चों एक सिंपल डेफिनेशन है, आपको एक आइडिया देना है कि बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे पहला फीचर यही होता है कि जहाँ पर जनता वोट देकर अपना नेता खुद चुनती है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकेंड थिंग फ्रीडम, जहाँ पर जनता को, जहाँ पर लोगों को, कंट्री के सिटीजन्स को फ्रीडम हो, जहाँ पर इक्वालिटी हो, वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। आज हमारा चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, 2 कंट्रीज के बारे में जानेंगे। आपको ये भी बता दें बच्चों 17वीं सेंचुरी के एंड तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम बात करें तो मोस्टली देखें कि दुनिया के अंदर कई सारी कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया गया था। आपने देखा है मोनार्क सिस्टम, हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मोनार्क सिस्टम क्या होता है, डिक्टेटरशिप हमने नेपोलियन के बारे में बात की थी। तो बच्चों मोनार्क सिस्टम जहाँ पर राजतंत्र हो, जहाँ राजा का राज हो, तो मोनार्क सिस्टम में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जहाँ पर कई सारी जो कह सकते हैं कि जो रॉयल फैमिली होती है वो अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न करती है, जहाँ पर राजा के अकॉर्डिंग देश चलता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप एक सिंगल पर्सन जब पूरी कंट्री को मिलिट्री पावर के बेस पर अपने कंट्रोल में रखता है तो वो डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी जहाँ पर जनता का राज हो, जहाँ पर पीपल, सिटीजन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं अपने नेता को, अपने गवर्नमेंट को,
तो जानेंगे कुछ दो इंसिडेंट, और हम लोग ये भी जानेंगे कि आज जो स्टोरीज हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं चिली और पोलैंड के बारे में, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी के दो इम्पोर्टेंट फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले जानेंगे डेमोक्रेसी इन चिली। चिली एक कंट्री है बच्चों, साउथ अमेरिका के अंदर एक देश है चिली, ठीक है। यहाँ पर डेमोक्रेसी की क्या हालत थी, किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटा दिया गया और मिलिट्री सिस्टम को अप्लाई किया गया, लेकिन बाद में उसी कंट्री की जो देश की जनता थी उसने किस तरह से वापस मिलिट्री सिस्टम को वहां से हटाकर डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया, ये सारा जानेंगे। तो पहला आपको ये समझना है 11 सितंबर 1973 हम लोग चिली की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। 1973 से पहले तक चिली के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि 1973 के बाद में चिली के अंदर मिलिट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो पहले जान लें कि 1973 से पहले तक चिली में डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन अब आगे क्या हुआ वो हम लोग बच्चों यहाँ बात करेंगे। तो 11 सितंबर 1973 द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओवरथ्रो, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया, उखाड़ दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। मतलब जहाँ पर चिली के अंदर 1973 तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। सैल्वाडोर एलेंजे द प्रेसिडेंट एंड द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। इस समय 1973 से पहले या 1973 के समय तक यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सैल्वाडोर एलेंजे, ठीक है। इनकी बहुत ही ये सोशलिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे, कम्युनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे, और इनका मानना था कि एक कंट्री को सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। अपने टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट रहते हुए इन्होंने कई सारी पॉलिसीज अपनाई, जैसे देखिए बच्चों, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी टू हेल्प पुअर एंड द वर्कर्स। इन्होंने पुअर लोगों की, गरीबों की मदद करने और वर्कर्स की हेल्प करने की कोशिश की। साथ में ही इन्होंने चिली के अंदर जो कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी रोकने का बहुत कोशिश किया, क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां जो थी वो चिली के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, और जो ये सैल्वाडोर जो प्रेसिडेंट है चिली के, ये इसके खिलाफ थे। लेकिन इनकी ये पॉलिसी, मतलब गरीबों की मदद करना और वर्कर्स की कंडीशन सुधारने, आप बच्चों हम लोग रशिया जब हमने पढ़ा था रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, तब हमने पढ़ा था कि किस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन में वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब थी। तो यहाँ पर चिली के अंदर जो ये सैल्वाडोर जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वर्कर्स की कंडीशन को सुधारा जाए। तो सिंपल सा ये सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, लेकिन चिली के कुछ लोगों को इनकी ये पॉलिसीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इनको प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इनके कई सारे लोग जो थे इनके अपोजिशन में चले गए, जैसे देखिए he was opposed by landlords, rich, church and other parties। तो सैल्वाडोर जो कि चिली के प्रेसिडेंट थे, इनको चिली में रहने वाले कई सारे बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, दूसरा जो बड़े अमीर लोग थे, जो चर्च के जो पादरी थे, और बड़ी बड़ी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो उनकी इस पॉलिसीज को अपोज करने लगती, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चिली के अंदर जो मिलिट्री आर्मी थी, जिसका जनरल कौन थे, अगस्टो पिनोशेट, ठीक है। अगस्टो पिनोशेट ने इनको वार्निंग दी कि ये चिली को छोड़कर यहाँ से चले जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ने इनकी बात नहीं मानी, और बाद में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री कॉप हुआ, मतलब मिलिट्री का विद्रोह शुरू हो गया। तो देखिए अब हम बात करते हैं मिलिट्री कॉप ऑफ 1973। 1973 के अंदर सैल्वाडोर को अपने पोस्ट से हटाने के लिए चिली के अंदर मिलिट्री कॉप हुआ, मतलब सैनिक विद्रोह किया गया 1973 के अंदर। 11 सितंबर डे ऑफ, और तारीख क्या थी 11 सितंबर को पूरी मिलिट्री जो है वो प्रेसिडेंट हाउस पे पहुंच गई। प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक किया गया, जिसके अंदर सैल्वाडोर मारे गए। तो ये भी जानिए कि इसको लीड किसने किया था, तो मिलिट्री कॉप वाज लीड बाय द जनरल अगस्टो पिनोशेट। ये नाम आपको याद रखना है, अगस्टो पिनोशेट, जो कि चाहते थे कि सैल्वाडोर चिली छोड़कर चले जाए या फिर अपनी प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दे, लेकिन सैल्वाडोर ने अपनी पोस्ट छोड़ने से, चिली छोड़ने से मना कर दिया। इसीलिए इनके अगेंस्ट में
मिलिट्री की लीडर जो अगस्टो पिनोशेट की लीडरशिप में एक मिलिट्री कॉप किया गया, ठीक है। मिलिट्री अटैक द प्रेसिडेंट हाउस एंड ही वाज डेड, और मिलिट्री ने प्रेसिडेंट हाउस पे अटैक किया जिसमें सैल्वाडोर अलेंदे मारे गए जो कि चिली के प्रेसिडेंट थे। अब देखिए यहाँ पर सैल्वाडोर की डेथ हो जाती है और नए प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे, अगस्टो पिनोशेट, ठीक है, क्योंकि अगस्टो पिनोशेट जो थे वो मिलिट्री के लीडर भी थे, जनरल पोस्ट पर थे, ठीक है। अब देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट इज सेड टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड बाय द मिलिट्री। साथ में ये भी था कि अब ये जो नई गवर्नमेंट बनी थी जिसका लीडर कौन था, अगस्टो पिनोशेट थे, इन अगस्टो पिनोशेट को सपोर्ट मिल रहा था, किसका सपोर्ट मिल रहा था, मिलिट्री का, क्योंकि मिलिट्री फंड भी दे रही थी और सपोर्ट भी कर रही थी। इसीलिए चिली के अंदर जो कॉमन लोग थे उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पिनोशेट को अपोज करें, उसका विद्रोह कर सके, ठीक है। अब पिनोशेट बिकम द प्रेसिडेंट एंड रूल्ड फॉर 17 ईयर। इस तरह से पिनोशेट जो है वो चिली पर उन्होंने 17 ईयर तक अपना शासन किया, 17 साल तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे। लेकिन 17 ईयर के अंदर उन्हें ऐसा लगा कि मानो वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए, उन्हें ये लगा कि अब अगर चिली के अंदर मैं अगर एक एक इंसान से पूछूं तो भी हर कोई मेरा फेवर करेगा, क्योंकि 17 ईयर के एक लॉन्ग सफर के अंदर, एक लंबे सफर से मैंने चिली को अच्छे से, चिली के लोगों को जान लिया। लेकिन जो पिनोशेट थे वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। कारण क्या था बच्चों, पिनोशेट ने अपने इन 17 ईयर के गवर्निंग टाइम पीरियड में उन सारे लोगों को जान से मार दिया, टॉर्चर किया जो इसको अपोज करते थे। जो पार्टी या जो भी इंसान पिनोशेट के अगेंस्ट होता था, पिनोशेट उसको टॉर्चर करता था और या फिर उसको जान से मरवा देता था। इस सिस्टम के कारण जो चिली की कॉमन सिटीजन्स थे वो नहीं चाहते थे कि पिनोशेट और आगे चिली को गवर्न करे, चिली का प्रेसिडेंट बना रहे, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो सैल्वाडोर थे वो पुअर वर्कर्स की हेल्प करने में बिलीव करते थे, सोशल रिफॉर्म चाहते थे। लेकिन पिनोशेट एक तरह का डिक्टेटर बन चुका था, तानाशाह, जो अपनी मन मर्जी से चिली की गवर्नमेंट को चला रहा था और यहाँ पर चिली की जनता भी जो है वो पिनोशेट को हटाना चाहती थी। अब देखिए कि यहाँ पर पिनोशेट किस तरह से हट गए, तो देखिए रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। रिस्टोरेशन का मतलब चिली के अंदर वापस डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो देखिए पिनोशेट हैड अ रेफरेंडम इन 1988। बच्चों आपको यहाँ पर कुछ डेट्स याद रखनी है, जैसे पिनोशेट ने रेफरेंडम कब निकाला। तो पहली चीज तो बच्चों रेफरेंडम होता क्या है, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह कराना, मतलब जनता के वोट लेना, जनता की सलाह जानना। तो इसके लिए 1988 के अंदर पिनोशेट ने रेफरेंडम करवाया पूरी चिली के अंदर जनता की माइंड को जानने के लिए, क्योंकि पिनोशेट को लगता था कि अब अगर मैं जनता से ये पूछूं कि क्या वो मुझे प्रेसिडेंट के रूप में पसंद करते हैं, हाँ या नहीं, तो हर कोई मेरे लिए, मेरे फेवर में वोट करेगा। इसीलिए पिनोशेट ने रेफरेंडम कराया 1988 में। लेकिन पीपल सेड नो टू दिस गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप एंडेड। लेकिन चिली की पूरी जनता ने पिनोशेट को अगेंस्ट में वोट किया, मतलब पिनोशेट की गवर्नमेंट को नो कह दिया। नो मतलब हम तुमको प्रेसिडेंट के रूप में नहीं देख सकते। और इसी रेफरेंडम के बेस पर पिनोशेट की जो डिक्टेटरशिप थी वो चिली में खत्म हो गई। 1988 पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर्ड इन चिली, और 1988 के अंदर चिली के अंदर वापस डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया। जनता को, वहाँ के जो सिटीजन थे उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, ठीक है। तो ये तो थी बच्चों चिली की कहानी। चिली के अंदर पहले से ही 1973 से पहले डेमोक्रेसी थी। बाद में जो सैल्वाडोर थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनको मार दिया गया, मिलिट्री कॉप हुआ और पिनोशेट जो थे, जो मिलिट्री के जनरल थे, वो खुद प्रेसिडेंट बन गए जबरदस्ती, है ना, बिना किसी इलेक्शन के। और इस तरह से यहाँ पर 17 ईयर तक पिनोशेट ने चिली को गवर्न किया। लेकिन रेफरेंडम 1988 के कारण पिनोशेट की सरकार चिली से खत्म हो गई और वापस डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब हम दूसरी स्टोरी लेते हैं। दूसरी स्टोरी है बच्चों पोलैंड के बारे में, डेमोक्रेसी इन पोलैंड। अब देखते हैं पोलैंड के अंदर के बच्चों जो है 1980 की अगर बात करें, 1980 से पहले पोलैंड के अंदर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की जगह पर वापस यहाँ पर कह सकते
किसी दूसरी पार्टी को मतलब नई पार्टी बनाने की परमिशन किसी भी पार्टी को नहीं थी। मतलब कहने का पोलैंड के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। इसके अलावा पोलैंड के अंदर ना तो कोई पार्टी थी और ना ही नई पार्टी बनाने की परमिशन किसी को थी। ठीक है, अब देखिए दिस पार्टी वाज सपोर्टेड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय द यूएसएसआर। इस पार्टी को सपोर्ट कौन करता था? तो इस पार्टी को सपोर्ट करता था यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया। हम लोग सोवियत रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि जो रशिया था उसको सोवियत रशिया कहा गया। आपको याद होगा सोवियत का मतलब क्या था? जो नए नए ग्रुप बने थे वर्कर्स के उनको सोवियत कहा गया। तो कहने का मतलब पोलैंड की इस वर्कर पार्टी पर किसका सपोर्ट था? यूएसएसआर, मतलब रशिया सपोर्ट कर रहा था कि पोलैंड के अंदर भी कम्युनिस्ट सिस्टम शुरू हो जाए। कम्युनिस्ट सिस्टम आपको याद होगा रशियन रिवॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जितने भी वर्कर्स और पीसेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को हटा दिया और अपना कंट्रोल कर लिया था और नई गवर्नमेंट बनी थी जिसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहा गया। ठीक है, अब देखिए 40 अगस्त 1980 वर्कर्स ऑफ द लेनिन शिपयार्ड। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्राइक की। यहाँ पर हड़ताल हुई वर्कर्स की। ये वर्कर्स आगे थे स्ट्राइक ऑफ द लेनिन शिपयार्ड वर्कर्स। लेनिन शिपयार्ड जो है एक ये शिपयार्ड का नाम है। यहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। तो देखिए 40 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड वेंट ऑन स्ट्राइक। तो 14 अगस्त को यहाँ पर जो लेनिन शिपयार्ड था, यहाँ पर जो काम करते थे वर्कर्स, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करने का कारण क्या था? टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर स्ट्राइक वाज इलीगल। क्योंकि यहाँ पर एक क्रेन ऑपरेटर था जिसको किसी गलत कारण से अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था, काम से निकाल दिया। इसी कारण से लेनिन शिपयार्ड के जितने भी वर्कर्स थे उसने इन लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू किया और ये डिमांड की कि इस वर्कर को वापस काम पर लिया जाए। लेकिन द लेक वेलास, यहाँ पर याद रखिए बच्चों, लेक वेलास फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन जॉइंड द स्ट्राइक। अब बच्चों यहाँ पर लेक वेलास कौन था? एक इलेक्ट्रीशियन था। इस इलेक्ट्रीशियन ने इस स्ट्राइक को ज्वाइन किया और जैसे ही लेक वेलास ने इस स्ट्राइक को ज्वाइन किया कुछ ही दिनों के अंदर ये स्ट्राइक पूरी पोलैंड के अंदर फैल गया। मतलब पोलैंड के अंदर जितने भी वर्कर्स थे सबने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद देखिए स्ट्राइक रेज द लार्ज डिमांड। अब स्ट्राइक हुई किसके लिए थी? एक क्रेन ऑपरेटर को वापस नौकरी पर रखने के लिए। लेकिन बाद में जब ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ गई। तो वर्कर्स की क्या डिमांड थी बच्चों? तो देखिए स्ट्राइक लार्ज डिमांड राइट टू फॉर्म द इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। पहली जो स्ट्राइक की जो शर्त थी या जो डिमांड थी स्ट्राइक की वो ये थी कि पोलैंड के अंदर वर्कर्स यूनियन बनाने की परमिशन दी जाए। सेकंड, रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और जितने भी पोलैंड में पॉलिटिकल प्रिजनर बनाए गए, मतलब जितने भी राजनेताओं को कैदी बनाया गया है उनको कैद से छोड़ दिया जाए। और एंड ऑफ द सेंसरशिप। अब ये सेंसरशिप क्या होता है बच्चों? हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम पोलैंड में खत्म हो गया 1980 के अंदर। वर्कर्स की जो है वो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी बन गई और ये पार्टी अपनी इच्छा से पोलैंड चला रही थी। अब सेंसरशिप का मतलब ये था कि सरकार की परमिशन के बिना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई न्यूज नहीं छापी जा सकती। इस तरह की न्यूज के लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम को सेंसरशिप कहा जाता था। तो ये वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि सेंसरशिप को खत्म किया जाए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, जो राजनेता, जो कैदी बनाए गए उनको सरकार छोड़ दे और हम लोगों को ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन मिल जाए। लेकिन साथ में देखिए गवर्नमेंट सरेंडर 21 पॉइंट्स एग्रीमेंट साइन। गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया और वर्कर्स की जो एग्रीमेंट था वो मान लिया। इस एग्रीमेंट में 21 पॉइंट्स रखे गए थे, मतलब 21 शर्तें थी जिसको सरकार ने मान लिया। ठीक है, बट द करप्शन एंड द मिसमैनेजमेंट मेड थिंग्स वर्स। लेकिन अगर हम आगे देखें 21 एग्रीमेंट जो था वो हो गया। इसके बाद देखिए साइन स्ट्राइक है और इसके बाद में स्ट्राइक खत्म हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वर्कर्स थे उनकी 21 डिमांड्स थी उन सबको मान लिया। एंड द न्यू ट्रेड यूनियन सॉलिडारिटी फॉर्म। और बाद में एक
नेशनल लेवल पर सॉलिडेरिटी नाम से एक यूनियन बनाई गई, ट्रेड यूनियन बनाई गई जो वर्कर्स की यूनियन थी। लेकिन करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट मेड द वर्स्ट थिंग, लेकिन धीरे धीरे पोलैंड के अंदर करप्शन बढ़ने लगा, मिसमैनेजमेंट होने लगा, मतलब व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ठीक है, द गवर्नमेंट मेड बाय द जर्नल जेरुसलेम imposed the martial law in December 1981। लेकिन जब पोलैंड के अंदर मिसमैनेजमेंट होने लगा, करप्शन फैलने लगा, तो यहाँ के जो जनरल थे जिनका नाम था जेलेंस्की, इसने यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया दिसंबर 1981 के अंदर। एंड solidarity members were put in the prison and political freedom lost। और बाद में सॉलिडेरिटी के जितने भी मेंबर्स थे ट्रेड यूनियन के, उसको इस जनरल जेरुसलेम ने क्या किया, कैदी बना दिया, जेल में डाल दिया, और इस तरह से पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो पोलैंड के अंदर खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं वापस रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेमोक्रेसी उसका रीस्टोरेशन बच्चों कैसे हुआ, तो देखिए रिस्टोरेशन का मतलब वापस डेमोक्रेटिक सिस्टम पोलैंड के अंदर कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। तो देखिए इन 1988 द सॉलिडेरिटी अगेन ऑर्गेनाइज्ड द स्ट्राइक। 1988 के अंदर वापस सॉलिडेरिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने पूरे पोलैंड के अंदर स्ट्राइक स्टार्ट की, और पोलिश गवर्नमेंट वाज वीक, इकोनॉमिक डेक्लाइन, नो यूएसएसआर सपोर्ट। लेकिन ये वो वक्त था जब पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी वो पहले से बहुत कमजोर थी। क्यों कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक डेक्लाइन हो चुका था, मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं था, और सेकेंडली जो शुरुआत में यूएसएसआर सपोर्ट कर रही थी, इस यूएसएसआर ने सपोर्ट करना मतलब रशिया ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, जिसके कारण पोलैंड की गवर्नमेंट कमजोर पड़ गई, और अप्रैल 1989 द एग्रीमेंट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और अप्रैल 1989 के अंदर वापस पोलैंड में इलेक्शन कराने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। अक्टूबर 19 फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सॉलिडेरिटी फॉर द 1990 सीट्स आउट ऑफ 100, और 1990 के अंदर 1990 के अंदर पोलैंड के अंदर वापस इलेक्शन करवाए गए। इस इलेक्शन में 100 सीट में से 99 सीट जो है वो किसको मिली, सॉलिडेरिटी को मिली। मतलब ये सॉलिडेरिटी क्या थी, यहाँ पर जो हमने वर्कर्स ट्रेड यूनियन पढ़ी थी, इस वर्कर ट्रेड यूनियन को 99 सीट से ये जो थी यूनियन थी ये जीत गई, और वेलेसा वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। और यहाँ इस तरह से यहाँ पर जो वेलेस थे जो सॉलिडेरिटी के मेंबर थे, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, और वापस पोलैंड के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम अप्लाई हुआ। अब बच्चों दोनों ही स्टोरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम था, बाद में यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम लागू हुआ, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही थी। लेकिन दोनों ही सिस्टम वापस जनता ने बदल दिए, विद्रोह किया, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गए, है ना, और वापस डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें देखते हैं कि डेमोक्रेसी के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो बच्चों बात करते हैं टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी किसी कंट्री में होने के लिए दो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज, इन गवर्नमेंट पीपल चूज देयर लीडर्स। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर वहाँ की जनता अपने लीडर को इलेक्ट करेगी, अपने लीडर को चुनेगी। ठीक है। सेकंड, पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस विल्स, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। और डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पर लोगों को अपनी कह सकते हैं कि अपनी व्यू या अपने विचार रखने की फ्रीडम हो, और साथ में ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। और अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है तो उसको अपोज करने की पावर भी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, ताकि अगर सरकार अपनी मनमर्जी करे तो जनता उसका विरोध कर सके। तो बच्चों आज की ये जो क्लास है इसमें हमने सिर्फ ये डेमोक्रेसी के टू फीचर जानने के लिए ये चिली और पोलैंड की स्टोरी को रीड किया है, जाना है कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी होना कितना इम्पोर्टेंट है। और डेमोक्रेसी कब होगी, जब ये दो बातें वहां पर होगी। पहला, जनता सरकार को चुनेगी, दूसरा, जनता को अधिकार होगा अपनी विचारों को व्यक्त करने का, अपनी व्यूज को रखने का, और प्रोटेस्ट करने का, विरोध या विद्रोह करने का। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल फिर एक नए टॉपिक
Bye.